दिस इज़ मी अंजलि बालियान एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं आपका एग्ज़ाम टाइम बहुत ही नज़दीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक जो होते हैं, यानी जो हमेशा हर एक एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, उनको पहले ख़त्म करेंगे ताकि एक अच्छी खासी परसेंटेज के जितना हम काम कर पाए और उसके बाद जितना समय बचेगा उसमें हम बाकी बचे पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। और राइट गाइस, तो आज ये आपकी सामाजिक अध्ययन की क्लास है और इस क्लास में आप जानेंगे मुद्रा के बारे में। मुद्रा क्या होती है, किस तरीके से उसका विकास हुआ, ठीक है, उसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट, चेक ड्राफ्ट, इन सभी के बारे में आपको फुल टू नॉलेज मिल जाएगी। आपका ये चैप्टर या ये यूनिट इसी ही क्लास में हम ख़त्म करेंगे। ओके, और बहुत मज़ेदार आपकी क्लास होने वाली है, तो जल्दी जल्दी से अपने नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाइए। अगर आप चाहें तो आप साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप एक काम करना कि पहले अभी समझिए मेरे साथ बैठ करके और फिर इसके बाद क्या करना, दोबारा से वीडियो को चला करके और फिर उसको पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो अभी सिर्फ समझने पर ध्यान देने वाले हैं और बहुत मज़ा आपको आज की क्लास में आने वाला है। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं। तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की क्लास में आप सीखेंगे मुद्रा और उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, चेक और बैंक ड्राफ्ट। ये तो मोटी मोटी हेडिंग्स मैंने आपको बता दी कि इनके बारे में आप जानेंगे। बाकी सीखने के लिए आज की क्लास में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। देखते हैं कितना मज़ा आपको आज की क्लास में आएगा और कितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे मुद्रा का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों मुद्रा एक ऐसी वस्तु होती है जिससे लेन देन को सरल बनाया जाता है। ठीक है, क्या होती है, एक मुद्रा एक ऐसी वस्तु होती है जिसके द्वारा लेन देन को, यानी व्यापार को कह सकते हैं आप, या हमें किसी से कोई वस्तु लेनी है और उसको बदले में कोई और वस्तु चाहिए, तो क्या होता है, लेन देन को सरल बनाने का काम करती है मुद्रा। जो दोनों पक्षों के द्वारा स्वीकार्य भी हो, ऐसी वस्तु को हम मुद्रा कह सकते हैं। तो यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुद्रा क्या होती है, ठीक है, मुद्रा क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे कि कोई ऐसी वस्तु जो लेन देन के कार्य को सरल बनाए और दोनों पक्षों के द्वारा स्वीकार्य हो। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पक्ष बोले कि भाई मैं ये चीज़ नहीं ले सकता, ठीक है, आप इसके बदले में कुछ और दो तो मैं आपको ये सामान दूंगा। तो यानी सबके लिए स्वीकार्य होनी चाहिए, सबको एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, उसे ही हम मुद्रा कहेंगे। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अगर वो लेन देन के कार्य में हमारी सहायता करता है और सबके लिए स्वीकार्य है तो मुद्रा होगा, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और कुछ जानते हैं इसके बारे में। एक व्यक्ति अपने उत्पादित वस्तु को मुद्रा के बदले बेचकर इसका उपयोग अपनी ज़रूरत की वस्तु खरीदने में कर सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी उत्पादित वस्तु को बेच करके उसके बदले में जो मुद्रा मिलती है उसका प्रयोग किसी भी वस्तु को फिर से खरीदने के लिए कर सकता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुद्रा का प्रयोग कर सकता है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई कि मुद्रा क्या होती है। इसके अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुद्रा किसे कहते हैं तो आप बता पाएंगे क्या होती है मुद्रा। ठीक है, मुद्रा एक ऐसी वस्तु होती है जिससे लेन देन को सरल बनाया जा सके और दोनों पक्षों के द्वारा स्वीकार्य हो। ठीक है, तो ये तो बात हमने कर दी मुद्रा की। अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों कि मुद्रा की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी, क्यों मुद्रा की ज़रूरत पड़ी। पहले क्या होता था, अगर आप जानते हैं, पहले था बार्टर सिस्टम, विनिमय प्रणाली। उसमें क्या होता था कि उसमें हम क्या करते थे, जब तक हमें नहीं पता था कि मुद्रा नाम की भी कोई चीज़ होती है, रुपये पैसे भी होते हैं, तो क्या किया जाता था, पहली पुरानी बातें हैं, तो ऐसा होता था कि भाई जैसे मेरे पास है सेब, आप इस एग्जाम्पल में देखिए, ठीक है, कि मेरे पास सेब है और सामने वाले के पास है गेहूँ, और मुझे ज़रूरत है गेहूँ की और सामने वाले को ज़रूरत है सेब की।
तो मुद्रा तो थी नहीं कि भाई पैसे दे के मैं उससे अनाज खरीद पाती, ऐसा तो नहीं था। तो क्या करते थे पहले ज़माने में, पहले ये करते थे कि जैसे मेरे पास तो वो सेब है, मैं वो सेब ले जा करके उसे दे दूं कि भाई ये लो तुम सेब ले लो, लेकिन मुझे ज़रूरत है अनाज की, आप मुझे अनाज दे दो, ठीक है। तो दोनों का काम चल गया, दोनों खुश, बहुत अच्छी बात है। तो अभी इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि कैसे पहले होता था जब तक मुद्रा नहीं थी, ठीक है, जब तक मुद्रा नहीं आई थी यूज में, उससे पहले कैसे करते थे। तो उससे पहले था बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु के बदले कोई दूसरी वस्तु दे करके हम खरीद सकते थे, ले सकते थे, ठीक है। तो इसको हम बोलते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। ओके, इतनी चीज़ समझ में आई। लेकिन दोस्तों आपको कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। वो किस तरीके से, अब जैसे मान लिया कोई दो लड़के हैं, संजू मंजू, ठीक, कोई दो लड़के हैं और मान लिया उनमें से एक के पास तो सेब है और एक के पास है मुर्गा, ठीक, एक के पास सेब है, दूसरे के पास मुर्गा है। अब प्रॉब्लम सामने क्या आई कि भाई सेब के बदले अनाज तो ले लिया हमने कि भाई वजन देख करके, ठीक है, इतना वजन सेब का है, इतना ही वजन अनाज का होना चाहिए, चलिए भाई बदल ली हमने चीज़ें आपस में। लेकिन अब बात आई, एक को चाहिए था मुर्गा और दूसरे को चाहिए थे सेब। अब बदला कैसे करें कि भाई एक मुर्गे के बदले मैं कितने सेब दूं, ये सोचने की बात पड़ गई कि भाई इनकी वैल्यू क्या सेब की ज़्यादा है या फिर मुर्गे की ज़्यादा है, तो मैं कितनी चीज़ें इसको दूं कि जिससे मुझे ये मुर्गा मिल जाए, मैं कितने सेब इसको दूं कि मुझे ये मुर्गा मिल जाए। तो ये बात यहाँ पर फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट करने लगी कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्या पता मैं लॉस में रह जाऊँ, उसकी इतनी कीमत हो ही ना, ठीक है। तो इस वजह से फिर क्या हुआ कि ये चीज़ें जो है यूज़ में आती तो थी लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। जैसे आपको और एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि बार्टर सिस्टम में और क्या होता था कि भाई एक के पास अगर कोई वस्तु है और दूसरे को उसकी ज़रूरत है तो वो अपनी कोई वस्तु उसके बदले में उसको देता था जिसकी उसे ज़रूरत थी। लेकिन दिक्कत क्या थी कि ज़रूरी थोड़ी है कि भाई जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है सामने वाला उसे देने को तैयार हो, या सामने वाला भी उसके बदले में जो वस्तु मैं उसको देना चाहता हूँ वही वस्तु लेना चाहता हो, ऐसा तो नहीं था। अब मान लिया आपके पास है एक एक्स्ट्रा, आप कह सकते हैं आपके पास एक एक्स्ट्रा पेन है, ठीक है, मुझे ज़रूरत है पेन की, तो मैंने आपको ढूंढ लिया कि भाई हाँ आप मुझे पेन देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको उसके बदले में चाहिए क्या, एक चॉकलेट, लेकिन चॉकलेट मेरे पास नहीं है, तो फिर कैसे हो, क्या आप मुझे वो पेन दोगे, बिल्कुल नहीं दोगे। तो ये दिक्कत सामने आने लगी कि भाई बदले में मुझे तो यही चीज़ चाहिए, अब मैं कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो नहीं है। तो इस तरह की मैंने छोटा सा आपको एग्जांपल दिया कि इस तरह की प्रॉब्लम फेस करने लगे लोग कि भाई या फिर कोई ज़्यादा बड़ी वस्तु हो, अब इसके बदले में क्या चीज़ उनको दे सके, या फिर सामने वाला तैयार नहीं है कि अपनी चीज़ देने के लिए लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत है, तो कैसे किया जाए। इस तरह की प्रॉब्लम जब सबके सामने आने लगी कि भाई कोई ना कोई तो ऐसा हल निकालना पड़ेगा कि जिस वस्तु को सब स्वीकार कर ले, ठीक है, और उसके बदले अपनी जो भी वो चीज़ को बेचना चाहते हैं या देना चाहते हैं, ठीक है, बदला करना चाहते हैं, बहुत आराम से और कर पाए, और वो चीज़ बहुत विश्वसनीय भी हो, सबके लिए एक्सेप्टेबल भी हो कि सब उसको ले सके। तो ये सिचुएशन जब सामने आने लगी तो लोगों ने सोचना शुरू किया कि भाई कुछ तो ऐसा होना चाहिए। अब जैसे आपको इस एग्जांपल में दिख रहा है कि एक आदमी को चाहिए थे पोटैटो, ठीक है, और उसे अपनी बेचनी थी, जो बोलते हैं ना कि तांगा, ठीक है, उसे अपना तांगा बेचना था और बदले में क्या चाहिए थे, बदले में चाहिए थे आलू। लेकिन जिसके पास आलू थे उसे आलू बेचने तो थे, लेकिन वो तांगे का क्या करेगा, उसे तांगे की ज़रूरत तो नहीं थी, उसके पास पहले से था। अब कैसे डील हो दोनों के बीच में, जब दोनों की सिचुएशन ही सेटिस्फाई नहीं होती, दोनों एक दूसरे के लिए विनिमय की जो ये प्रणाली थी इसमें बाधा बन गई कि भाई उसको तो ये चीज़ नहीं चाहिए थी, अब इसको चाहिए थे पोटैटोज, तो कैसे ले सके, उसे तो बुग्गी नहीं चाहिए उसकी, उसे तो उसका तांगा नहीं चाहिए, उसके पास ऑलरेडी है। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर डील नहीं हुई, तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने लगी। अब ज़रूरी थोड़ा ही ना है कि सामने वाला उस चीज़ को लेने के लिए तैयार होगा जो मैं उसको देना चाहती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि बार्टर सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को देखने को मिली, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जैसे आप इस एग्जाम्पल में देखेंगे थोड़ा फनी ज़रूर है लेकिन बहुत सारी चीज़ों को ये पिक्चर बयां करती है। जैसे आपने देखा कि एक आदमी है, इसने अपने हाथों में एक गाय को उठाया हुआ है, ठीक है।
गाय को उठाया हुआ है और एक उसके पीछे जो खड़ा है उसने एक घोड़े को अपनी पॉकेट में डाला हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर मान लिया कोई किसी कैफ़े में जाता है, उसको खाने के लिए कुछ चाहिए, तो उसके पास और कुछ तो एक्स्ट्रा था नहीं जिसको दे सके, ठीक है, जिसको दे करके खाना खा सके। अब वो अपनी गाय उठा के लेके चला गया कि भाई ये ले लो और इसके बदले में मुझे खाना दे दो। क्या ऐसा पॉसिबल था? अब कैफ़े वाला क्या करे उस गाय का, ठीक है, और एक इतना भारी सामान कि भाई उसको उठा करके भी कहीं नहीं ले जा सकते। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिली कि भाई अपनी चीज़ को बेचने के लिए क्या करना चाहिए, अब हमारे पास कुछ ऐसा तो होना चाहिए जिसके बदले में लेके हम थोड़ी सी जगह में कहीं समेट के रख सके। अब पैसे तो ऐसी चीज़ है, रुपये तो ऐसी चीज़ है कि भाई बहुत सारे हम एक साथ रख सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी कीमत होती है उनकी। लेकिन जब इस तरह की बड़ी बड़ी चीज़ें आई तो इनमें व्यापार करना मुश्किल हो गया, ठीक है। व्यापार में ज़रूरत पड़ती थी दोनों चीज़ों की कि भाई मैं उसको ये चीज़ बेच, उनसे कुछ चीज़ें वापस लूँ। तो इस तरह की सिचुएशन आने लगी। तो भाई अब ज़रूरत पड़ गई कि कुछ तो ऐसा हो कि जिससे हम अपनी चीज़ों का व्यापार कर सकें, या फिर जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हम उनको खरीद सकें। तो इसीलिए फिर लॉन्च हुई मुद्रा, या इन्वेंशन हुई मुद्रा की। अब मुद्रा के कार्य क्या क्या है, चलिए इसके बारे में एक बार डिटेल में जान लेते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए यहाँ से जानना तो बनता है कि कौन कौन से इसके जो है कार्य होते हैं, ठीक है, मुद्रा के कार्य। चलिए बात करें, सबसे पहला है विनिमय का माध्यम। विनिमय मतलब कि भाई मुझे इसके बदले कुछ चीज़ लेनी है, तो मतलब आपस में हम विनिमय कर सके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट या एक्सचेंज कर सके, ठीक है। विनिमय का माध्यम हो, एक्सचेंज का मीडियम हो, तो ये इसका कार्य है। दूसरा क्या है, खाते की एक इकाई या यूनिट ऑफ अकाउंट, कि हम इसको खाते में भी समेट कर रख सकते हैं मुद्रा को। और मूल्य की एक दुकान, स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू भी होती है। और भुगतान का एक मानक, भुगतान का एक मानक भी होता है कि भाई हमने किसी से कोई चीज़ खरीदी तो हमें उसका भुगतान करना है, तो हम बदले में क्या देते हैं, उसको मुद्रा दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, ठीक है। अब आगे बात करें, कोई भी चीज़ जो उपरोक्त मानकों को पूरा करता है उसे ही हम मुद्रा का रूप मान लेते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। बस ये चीज़ें या फिर ये सिचुएशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर इनमें से कोई एक भी सिचुएशन सेटिस्फाई हो जाती है, एक भी कार्य सेटिस्फाई हो जाता है, तो हम उसे ही क्या मान लेते हैं, उसे ही मान लेते हैं मुद्रा, ठीक है। उसे ही हम क्या मान लेते हैं, उसे ही हम मान लेते हैं मुद्रा मान लेते हैं। चीज़ें समझ आ रही है आपको, ठीक है, मज़ा आ रहा है आज की क्लास में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं और क्या चीज़ें आपको इसमें जाननी ज़रूरी है। अब आपको पता चल गया कि भाई मुद्रा आई, मुद्रा को जो है लॉन्च कर दिया गया कि भाई ऐसे ऐसे ये चीज़ होगी, इसके बदले आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, आपके पास अगर पैसे हैं तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। आपको फल लेने हैं, सब्जी लेनी है, कोई जानवर खरीदना है, ठीक है, कुछ भी लेना है तो आप पैसों के बदले ले सकते हैं, ओके। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, तो सभी चीज़ों का सॉल्यूशन यहाँ पर मिल गया, क्या, मुद्रा। इसके बदले हम कुछ भी खरीद सकते थे, कुछ भी बेच सकते थे, और सबको एक्सेप्टेबल भी था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि भाई कोई भी, ऐसा नहीं है आज के टाइम में कि जो पैसे लेने से मना कर दे, ऐसा तो नहीं है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। अभी मैंने एक बात आपसे कही थी कि यूनिट ऑफ अकाउंट यानी खाते की एक इकाई, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि ये एक कॉमन यूनिट होती है जिससे कि हम वैल्यू को मेज़र करते हैं। यानी ऐसा तो नहीं होता कि यहाँ पर 10 रुपये की कीमत कुछ और है और पड़ोस वाले शहर में मैं गई तो वहाँ पर ये कहें कि भाई 10 रुपये तो हम नहीं लेंगे, इनकी तो कुछ कीमत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह उसकी सेम वैल्यू हो, ठीक है, सेम वैल्यू हो जो पहले से ही निर्धारित हो चुकी हो। तो ये है, तो इसका मतलब ये हो गया। आगे बात करें स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी हम उसको स्टोर करके रख सके, ठीक है, स्टोर करके हम उस वैल्यू को रख सके, तो वह भी क्या हो जाती है, मुद्रा हो सकती है, ठीक है। बैंक में स्टोर कर सकते हैं, अपने लॉकर में स्टोर कर सकते हैं, अपने घर में, कैसे भी, तो हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। आगे बात करें, भुगतान का एक मानक भी है कि हाँ हमने कोई चीज़ खरीदी तो हम उसका भुगतान मुद्रा के माध्यम से करते हैं। अब दोस्तों संचय का माध्यम भी है। अब आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या है, संचय का माध्यम भी है। इसी तरीके से अब आ जाते हैं और जानेंगे मुद्रा के प्रकार के बारे में, ठीक है दोस्तों। मुद्रा के
प्रकार कौन कौन से होते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खासे महत्वपूर्ण है मुद्रा के प्रकार। चलिए जानते हैं। प्रकृति के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। किसके आधार पर? प्रकृति के आधार पर। दोस्तों कई आधार पर होगा, इसलिए आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि प्रकृति के आधार पर कितना और बाकी चीज़ों के आधार पर कितना। तो जैसे बात कर रहे हैं हम प्रकृति के आधार पर, पहला है वास्तविक मुद्रा और दूसरा हो जाता है हिसाब किताब की मुद्रा। ठीक है, पहला क्या है? वास्तविक मुद्रा और दूसरा हो जाता है हिसाब किताब वाली मुद्रा। वास्तविक मुद्रा कौन सी होती है? वह मुद्रा जो किसी देश के भीतर प्रचलन में रहती है। क्या रहती है? प्रचलन में रहती है किसी एक देश के भीतर, तथा सभी मौद्रिक लेन देन इसी मुद्रा से किए जाते हैं। यानी सभी लेन देन इसी मुद्रा से किए जाते हैं और एक देश के भीतर प्रचलित रहती है। जैसे अपने देश में क्या है? अपने देश में रुपया है। ठीक है, अमेरिका की बात करें तो डॉलर है। तो इसी तरीके से जो एक देश के भीतर प्रचलन में रहती है उसे ही हम क्या कहते हैं? वास्तविक मुद्रा कहते हैं, और इसी में ही सारा लेन देन उस देश के अंदर चलता है। ठीक है, उदाहरण दें, भारत में प्रचलित नोट तथा सिक्के क्या है? वास्तविक मुद्रा है। अब आपको चीजें समझ में आ गई, वास्तविक मुद्रा क्या होता है, इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे हिसाब किताब की मुद्रा कौन सी होती है। फिर कुछ मुद्राएं ऐसी होती है जो कि हिसाब के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे भारत में चेक, ड्राफ्ट के माध्यम, ये कैसी होती है? ये होती है हिसाब किताब की मुद्राएं। कैसी होती है? हिसाब किताब की मुद्राएं होती है, जैसे चेक और ड्राफ्ट। चीज़ें समझ में आई? इतना क्लियर है कि प्रकृति के आधार पर दो कौन कौन से प्रकार होते हैं? वास्तविक मुद्रा और हिसाब किताब की मुद्रा। ठीक है, अब अगले टॉपिक पर चलते हैं, जहां हम जानेंगे कि वैधानिक आधार पर कैसे वर्गीकरण किया गया है मुद्रा का। पहले हमने बात की थी प्रकृति के आधार पर, अब हम बात कर रहे हैं वैधानिक आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। तो दोस्तों यहाँ भी हम दो इसके क्या कह सकते हैं, दो भागों में ही इसको विभाजित करते हैं। कौन कौन सा? विधि ग्राह्य मुद्रा और दूसरा क्या है? ऐच्छिक मुद्रा। विधि ग्राह्य मुद्रा क्या होती है? चलिए जानते हैं। विधि मतलब क्या होता है? कानून, यानी जो कानून की नज़रों में क्या हो, वैल्यूएबल हो या फिर एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, गैर कानूनी ना हो, कहने का मतलब ये है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इस प्रकार की मुद्रा में कानूनी शक्ति का समावेश होता है। इस प्रकार की मुद्रा को कोई भी व्यक्ति स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता और ये नहीं कह सकता कि तुमने मुझे गलत दे दिया, ठीक है, मैं इसको नहीं ले सकता। दुकान वाला अगर कहने लगे कि मैं पैसे नहीं लूँगा, मुझे तो कोई और चीज़ ला कर दो इसके बदले में, तो ऐसा तो नहीं होगा। वो पैसे ले सकता है, फिर उन पैसों से जो उसका मन करे, जो उसकी नीड्स है उसको फुलफिल कर सकता है। तो हमने बात की कि कोई भी इनको लेने से मना नहीं कर सकता और ऐसा करने पर उसे दंड दिया जाता है अगर कोई इनको एक्सेप्ट करने से मना करता है। और इस तरह की जो विधि मुद्रा होती है यह भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? असीमित विधि ग्राह्य मुद्रा, सीमित विधि मुद्रा। अब बात कर लेते हैं जिसका दूसरा टाइप है वैधानिक आधार पर, वो क्या है? ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा कैसी होती है? इस प्रकार की ऐच्छिक यानी जो अपनी मनमर्जी से हम चाहे तो एक्सेप्ट कर सके, चाहे तो उसको नेग्लेक्ट कर सके। वहीं इसमें लिखा गया है कि इस प्रकार की मुद्रा को स्वीकार करने में व्यक्ति स्वतंत्र होता है। वह इस मुद्रा को स्वीकार कर भी सकता है या फिर अस्वीकार भी कर सकता है। जैसे चेक के माध्यम से भुगतान, वो कहे कि नहीं भाई मैं चेक के माध्यम से नहीं लूँगा, मुझे तो कैश में चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, अपनी सुविधा के अनुसार स्वतंत्र होता है व्यक्ति कि वो चाहे तो उसको एक्सेप्ट करे या फिर ना करे। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई वैधानिक आधार पर कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा जो है किस आधार पर बांटा गया है? मांग के आधार पर। मांग के आधार पर कौन कौन से होते हैं? जैसे पहला है दुर्लभ मुद्रा और दूसरा क्या है? सुलभ मुद्रा। दुर्लभ क्या होती है? जो कि बहुत मुश्किल से मिले, और सुलभ जो बहुत आसानी से। चलिए जान लेते हैं कैसे। कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की पूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक होती जा रही है तो उस मुद्रा को क्या कहते हैं? दुर्लभ मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जिसकी तुलना में मांग लगातार अधिक होती जाती है उसको क्या कहते हैं? दुर्लभ मुद्रा। फॉर एग्जाम्पल
प्राय विकसित देशों की मुद्रा दुर्लभ मुद्रा कहलाती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही महंगी होती है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, ठीक है, या अदर करेंसीज। जैसे आपने देखा यूएसए की क्या है, डॉलर है, तो भारत की क्या है, रुपया है। तो भारत की मुद्रा के कंपैरिजन में वो दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों है, मिलनी मुश्किल क्यों है? क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया है। ओके, अब बात करेंगे सुलभ मुद्रा कौन सी होती है। सुलभ मुद्रा कौन सी होती है दोस्तों? जिस मुद्रा की पूर्ति अधिक होती है परंतु मांग कम होती है। पूर्ति तो बहुत अधिक है लेकिन मांग कम है। और दुर्लभ में क्या था कि मांग बहुत ज़्यादा थी, पूर्ति कम थी, यानी इसका बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट है। उसे सुलभ मुद्रा कहते हैं, यानी जो बहुत आसानी से मिल सके, मांग कम है, और मुद्रा जो है मुद्रा पूर्ति अधिक है, ठीक है, मांग कम है। तो भारतीय रुपयों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम मांग है। क्यों है कम? क्योंकि उसकी वैल्यू कम है। तो भारतीय रुपया प्रत्येक देश के लिए सुलभ मुद्रा के रूप में माना जाएगा, क्योंकि प्रत्येक देश भारत की मुद्रा को जो है बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकता है। ये आपको पता चल गया क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू जो है एज कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज बहुत कम है। चीज़ें समझ में आ गई? सुलभ और दुर्लभ मुद्रा कौन कौन सी होती है, कैसी होती है, चीज़ें क्लियर है? अब चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे जानेंगे पदार्थ के आधार पर कितने भागों में इसको विभाजित किया गया है। पदार्थ के आधार पर दोस्तों, पदार्थ के आधार पर 3 इसके प्रकार होते हैं। कौन कौन से? वस्तु मुद्रा, पत्र मुद्रा और धातु मुद्रा। अब जानते हैं वस्तु मुद्रा कौन सी होती है और पत्र मुद्रा कौन सी होती है, धातु मुद्रा कौन सी होती है, तीनों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए पहले वस्तु मुद्रा की बात करें तो प्राचीन काल में वस्तुओं को मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाता था। जैसे कि हमने अभी शुरुआत में देखा था, क्या था कि वस्तुओं के रूप में स्वीकार किया जाता था, कर लिया जाता था। जैसे जानवर की खाल हो गई, चमड़ा, तंबाकू, अनाज, भेड़, बकरी आदि बहुत सारी चीज़ें थी। तो वस्तु के रूप में क्या किया जाता था, इसको स्वीकार कर लिया जाता था। लेकिन अब बात करें पत्र मुद्रा में क्या डिफरेंस है इससे, तो यह एक कागज का टुकड़ा होता है जिस पर मुद्रा जारी करने वाले के जो है वचन छपा होता है, यानी उसके द्वारा लिखा हुआ होता है कि मैं इसको इतने रुपए देता हूँ, ठीक है, वो होती है पत्र मुद्रा। जैसे चेक हो गया आपका, उस कागज के टुकड़े का मूल्य निर्धारित होता है, ठीक है, मूल्य निर्धारित होता है। और पत्र मुद्रा सामान्य रूप से किसी देश की प्रमुख बैंक द्वारा निर्गमित की जाती है। जैसे भारत में कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो यही हो जाती है क्या, पत्र मुद्रा, जिसकी अपने आप में उस कागज की या उस पत्र की वैल्यू होती है और उस पर मुद्रा जारी करने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। आगे बात करें धातु मुद्रा के बारे में कि ये कैसे काम करती है। दोस्तों, वर्तमान एवं प्राचीन समय में भी विविध धातुओं की मुद्रा का प्रचलन था। जैसे आपने देखा होगा राजा महाराजाओं के समय काल में किस तरह की मुद्रा चलती थी, जैसे सोने के सिक्के, चांदी के, तांबे के, एल्युमिनियम के, इस तरह से धातुओं के सिक्के बने होते थे और उनका ही प्रयोग किया जाता था व्यापार करने में, ठीक है, चीज़ें क्लियर है। अब चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे जानेंगे साख मुद्रा का क्या अर्थ होता है। साख मुद्रा क्या होती है, साख मुद्रा क्या होती है। साख मुद्रा जैसे आपने पत्र मुद्रा के बारे में जाना तो वही होती है। इसमें क्या होता है कि साख मुद्रा के अंतर्गत वे सभी प्रपत्र आ जाते हैं जिनका यूज हम क्या करते हैं, व्यापार में लेन देन के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। मुद्रा की भांति ही उनका प्रयोग किया जाता है, जैसे चेक हो गया, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट, इस तरीके की चीज़ों का हम जब यूज़ करते हैं तो कैसे करते हैं, मुद्रा के समान ही तो करते हैं कि भाई उसको चेक दे दिया, उससे बदले में जो हमें लेना था हमने वो ले लिया, ठीक है, तो उसे कहेंगे साख मुद्रा। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। साख मुद्रा के लाभ हम समझ लेते हैं क्या हो सकते हैं। दोस्तों, ये क्या होती है कि अगर कहीं पर गिर जाए या खो जाए तो उससे नुकसान होने की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है, उससे नुकसान होने की संभावना नहीं होती है। लेकिन अगर मुद्रा आप लेकर कहीं जा रहे हैं, यानी रुपये लेकर के जा रहे हैं और वो गिर जाए तो फिर तो आपका बड़ा लॉस है, ठीक है। अगर मान लिया आप एक बड़ी अमाउंट ले रहे हैं और वो आपसे खो जाए तो बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन अगर उसकी जगह आपसे चेक कहीं खो जाता है तो वो वहाँ पर नुकसान होने की संभावना जो है वो नहीं होती।
क्योंकि उसका भुगतान बैंक में जाने के बाद किया जाएगा और बैंक में आपके बिना सिग्नेचर के जो है भुगतान नहीं किया जा सकता, ठीक है, बिना पहचान के। तो इसी वजह से क्या होता है कि ये इसका एडवांटेज है, इसका लाभ है साख मुद्रा का। इसमें लॉस होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। और क्या हो सकता है दोस्तों, इसको हम क्रेडिट मनी के नाम से भी जानते हैं। और इसके द्वारा क्या होता है, बैंक जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लोन देता है और साख मुद्रा विकास की व्यवस्था को भी जन्म देती है, जिससे कि कम धन में भी अधिक व्यापार और व्यवहार संपन्न हो सके, ठीक है। आई होप आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। तो आपको अगर साख मुद्रा के लाभ पूछे जाते हैं, आप 3 से 4 उनको बताइएगा, इससे ज़्यादा आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दोस्तों यहीं पर अगर बात कर देते हैं हम कि इसकी हानि क्या क्या हो सकती है, तो दोस्तों हानि इसकी बस एक तरीके से यही है कि कई बार क्या होता है कि जब हम चेक लेकर के जाते हैं उसका भुगतान नहीं किया जाता, ठीक है, कि बैंक के पास उतनी ज़्यादा अमाउंट होती ही नहीं है। और ये आप यहाँ पर देख रहे हैं जो इमेज, ये होता है चेक। आपने हालांकि देखा ही होगा सबने, ठीक है। ये होता है, क्या होता है, चेक होता है, एक प्रपत्र की तरह ही काम करता है। और इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, इसका प्रयोग हम व्यापार में या फिर विनिमय के साधन के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप नाम लिखेंगे, यहाँ पर कितने पैसों का आप चेक बनाना चाहते हैं वो वर्ड्स में लिखेंगे, यहाँ पर संख्याओं में लिखेंगे और यहाँ पर आपको उसके सिग्नेचर करने होंगे। तो इसी तरीके का परफॉर्मा होता है चेक का, ठीक है, इसी तरह से देखने में होता है। अब चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं और चेक के बारे में जानेंगे। क्या होता है चेक? चेक दोस्तों सामान्य रूप से बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को जारी किया गया एक प्रपत्र होता है, ठीक है। क्या होता है? प्रपत्र होता है। इस प्रपत्र में चेक संख्या होती है, ठीक है, चेक संख्या होती है जो बैंक के कंप्यूटर में अंकित होती है। इस चेक के माध्यम से व्यक्ति नकद धन प्राप्त कर सकता है और दूसरों को भुगतान भी बहुत आसानी से कर सकता है। इस चेक पर व्यक्ति को अपने हस्ताक्षर करने होते हैं और उसमें धनराशि भरनी होती है कि कितना आपको भुगतान करना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें धनराशि भरनी होती है। इसके बाद धनराशि का भुगतान खाता धारक या दूसरे व्यक्ति को करती है, ठीक है, दूसरा व्यक्ति इसको भी वो भुगतान करना है उसको कर देती है, जिसके नाम का चेक होता है। चेक बुक खो जाने पर तत्काल बैंक को सूचित किया जा सकता है, जिससे कोई भी दूसरा व्यक्ति उस चेक का दुरुपयोग न कर पाए, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों आपको कोई भी बैंक बाध्य नहीं कर सकता है कि आप चेक बुक बनवाइए, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि आप बनवाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। और इसमें क्या होता है कि नुकसान होने का जो है या फिर किसी लॉस होने का डर बहुत कम होता है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। अब हम चेक के लाभ जानेंगे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अगर चेक से हम भुगतान करते हैं तो क्या लाभ होते हैं। पहला है नगद धन के जोखिम से सुरक्षा मिलती है, साख मुद्रा का विस्तार होता है, बैंकिंग व्यवस्था का ज्ञान होता है, ईमानदार व्यवस्था का विकास होता है क्योंकि चेक के थ्रू आप जो है इलीगल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। आगे बैंक व्यवस्था का भी विकास होता है, बचत का प्रोत्साहन मिलता है, धन का अभिलेख होता है और शिक्षित समाज की पहचान होती है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो ये इतने सब हो गए हैं लाभ। और हानि क्या क्या हो सकती है? हानि दोस्तों इस तरीके से होगी कि ज़रूरी थोड़ी है कि आप 5 रुपये का आपको भुगतान करना है तो आप उसके लिए भी चेक बनाएं। ऐसा तो नहीं होगा कि अगर आप चाहते हैं 5 रुपये का भुगतान करना तो क्या 5 रुपये के लिए आप चेक बना करके दोगे? बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके से ये इसके लिए हानि हो जाती है कि अगर छोटी कीमत आपको देनी है तो उसके लिए चेक आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का खाता नहीं है तो फिर कैसे चेक क्रैश कराएंगे, तो वहाँ भी उसको कठिनाई होगी, दूसरी हानि। तीसरा क्या है? चेकों के प्रचलन से अनेक प्रकार की धोखाधड़ी भी हो सकती है, ठीक है, अनेक प्रकार की धोखाधड़ी होने के चांसेस इसमें रहते हैं और चेक बाउंस होने की संभावना तो बनी ही रहती है। तो इतनी सारी क्या होती है, ये सभी होती है हानियाँ, ठीक है, ये सभी क्या है, हानियाँ हैं चेक की। अब बात करेंगे ड्राफ्ट के बारे में। चेक और ड्राफ्ट दोनों आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे से पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। दोस्तों सबसे पहले तो हम इसका परफॉर्मा देखें कि किस तरह का होता है बैंक ड्राफ्ट। तो
इसमें आप देख सकते हैं कि इस इधर आपको दिखाया गया है कि कौन सा बैंक जो है आपका है, पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन, खाता संख्या, कोड नंबर, सब चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ पर लिखा होता है डिमांड ड्राफ्ट एंड देन इधर आपका एक नंबर लिखा होता है। इसके बाद आपको इसमें अमाउंट फिल करनी होती है, यहाँ वर्ड्स में, यहाँ संख्याओं में, यहाँ सिग्नेचर होते हैं, यहाँ बैंक का नाम होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ समझ में आई इस तरीके की। तो इसके परफॉर्मा होता है, हालांकि पूछा नहीं जाता परफॉर्मा, लेकिन हमने जाना इसलिए कि आपको एक थोड़ी सी इमेज आपके माइंड में सेट हो सके ड्राफ्ट के बारे में। अब आगे बात करेंगे कि ड्राफ्ट क्या होता है। दोस्तों, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि चेक हो या ड्राफ्ट हो, ये सभी कैसे होते हैं, परपत्र होते हैं या साख मुद्रा होती है। इसको साख मुद्रा के नाम से भी जानते हैं या विनिमय पत्र के नाम से भी जानते हैं। विनिमय पत्र को ही एक रूप में ड्राफ्ट की संज्ञा दी जाती है। जब यह विनिमय पत्र किसी एक बैंक के द्वारा या दूसरे बैंक के द्वारा आपस में या किसी और बैंक को दिए जाते हैं तो इन्हें बैंक ड्राफ्ट कहते हैं। इसे एक रूप में परक्राम्य लिखित के रूप में भी माना जाता है। ऐसे कुछ परिवर्तनों के साथ चेक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि उसी के जैसा होता है लगभग। तो ये हमने जान लिया है बैंक ड्राफ्ट के बारे में। अब बैंक ड्राफ्ट के लाभ जान लेते हैं। चेक के आपने जान लिए, बैंक ड्राफ्ट के कौन कौन से होते हैं। चेक से अधिक विश्वसनीयता वाला होता है बैंक ड्राफ्ट। मुद्रा के रूप में स्वीकार्यता होता है, व्यापार के विकास में सहायक होता है, खाते द्वारा ही धन का भुगतान होता है और जनता का अधिक विश्वास किस पर होता है, बैंक ड्राफ्ट पर होता है। और बैंकिंग व्यवस्था का विकास भी इसी से होता है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। हानि क्या हो सकती है, हानि के बारे में जानेंगे। तो नकली बैंक ड्राफ्ट से बच कर के रहे, और उसको तैयार करके कई बार लोग धोखाधड़ी कर देते हैं, तो नकली बैंक ड्राफ्ट होना इसकी हानि है। नकली बैंक ड्राफ्ट तैयार करके व्यापारियों को ठगा भी जाता है बहुत बार, तो ये इसकी क्या हो जाती है, हानियां हो जाती है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। सो गाइज, आज की क्लास में इतना ही। आज आपने मुद्रा के प्रकार, चेक और बैंक ड्राफ्ट सब कुछ आपने जान लिया है आज की क्लास में। सो आपको आज की क्लास कैसी लगी, कितना मज़ा आया और कितनी चीज़ें आपको क्लियर हुई, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच गाइज। आपसे फिर से मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।